नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। हम पढ़ रहे हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीआरई 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को। कुछ बच्चों का डिमांड थी कि सर हार्ड लेवल वाले भी क्वेश्चन करवा दिए जाएं। इससे पहले 500 प्रश्नों की एमसीक्यूज़ वीडियो आप लोगों को चैनल पर दी जा चुकी है, जिसमें हार्ड लेवल के एमसीक्यूज़ करवाए गए हैं। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो लोग वीडियो को ज़रूर देख लें। और ये उसका होगा पार्ट 2, जहाँ गलती से 1 लिख गया। इसमें भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट और हार्ड लेवल एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल एग्जाम टिप्स को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अहम केंद्रितवाद मुख्यतः किस अवस्था की विशेषता है? तो ये विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो आप लोग कमेंट में आंसर भी बताते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारंपरिक स्तर। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास में आंतरिक वाक का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संपर्क बढ़ाना, अगला है समस्या समाधान एवं स्वनिर्देशन, अगला ऑप्शन है भाषा का व्याकरणीकरण, ध्वनियों का उच्चारण। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समस्या समाधान में स्वनिर्देशन। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रूनर के अनुदेशन के सिद्धांत में प्रतिरूपणात्मक प्रस्तुति का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चित्रों और प्रतिबंधों के माध्यम से सीखना, क्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखना, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सीखना, मौखिक निर्देशनों के माध्यम से सीखना। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रियाओं और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखना। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही प्रश्न याद हो जाए, क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड थी कि सर थोड़ा कठिन प्रश्न भी करवा दिए जाएं पूरे सिलेबस को मिलाकर। तो हमने सोचा कि आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु में कौन सा मनोसामाजिक संघर्ष प्रमुख होता है? तो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा एवं संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, या फिर उद्योग बनाम हीनता। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहल बनाम अपराध बोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेशल का परिपक्वता सिद्धांत किस पर बल देता है? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, या फिर शिक्षण विधियाँ। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करें भाई, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस वीडियो चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनुवंशिक कारक। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज के प्रश्नों वाली जो वीडियो है आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, पंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूपण
की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पुनर्वलन, अवलोकन एवं अनुकरण, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुकूलन एवं अनुकरण। अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था में अहम केंद्रिता की अवधारणा किसने दी? पियाजे, एल्काइंड, एरिक्सन या मार्सिया? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्काइंड। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो हमारे जो ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शैशवावस्था। अगला हमारा प्रश्न है, रोने की प्रवृत्ति किस प्रकार का प्रतिवर्ती प्रक्रिया है? जन्मजात, अर्जित, संवेगात्मक या फिर शारीरिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्मजात। अगला हमारा प्रश्न है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? बालक की लंबाई, बालक की बुद्धि, बालक की आंखों का रंग या बालक का रक्त समूह? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालक की बुद्धि। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संवेदीगामक अवस्था। अगला प्रश्न है, बालक के भाषा विकास में टेलीग्राफिक वाक्य किस आयु में प्रारंभ होती है? 6 से 9, 12 से 18, 18 से 24 या 3 से 4 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, बालक का कौन सा कारक बालक के सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है? विद्यालय, परिवार, मित्र समूह या संचार माध्यम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संलग्नता सिद्धांत अटैचमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जॉन बॉल्वी, सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन या फिर अब्राहम मास्लो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन बावली। अगला हमारा प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार सबसे मौलिक आवश्यकता कौन सी? सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता या फिर शारीरिक आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक अवस्थाएं। अगला हमारा प्रश्न है, क्रॉस सेक्शनल शोध विधि और लॉन्गिट्यूडनल शोध विधि में मुख्य अंतर क्या है? नमूना आकार, समय अवधि, डेटा संग्रह तकनीक, सांख्यिकीय विश्लेषण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समय अवधि। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के संवेगात्मक विकास में किस कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आनुवंशिकता, माता पिता, सहपाठी या फिर पोषण की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का व्यवहार। हमारा अगला प्रश्न है, अहम अवस्था ईगो स्टेट की अवस्था किस मनोवैज्ञानिक ने दी? फ्रायड, एरिक्सन, बर्न या फिर जुंग ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्न ने। अगला हमारा प्रश्न है, शैशवावस्था में सर्वाधिक तीव्र गति से किसका विकास होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर भाषा विकास? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा शारीरिक विकास। तो सभी लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों के 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके साथ साथ जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल एग्जाम टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहे। अगला हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आर्थिक समस्या, अहम संघर्ष एवं तन्मय संकट, पारिवारिक कलह या शैक्षिक चिंता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास में विषम लैंगिकता से स्वायत्तता की ओर संक्रमण किसकी देन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया का प्रथम एवं सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा है? विद्यालय, परिवार, मित्र मंडली या फिर धार्मिक संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में अधिगम की क्या भूमिका है? अधिगम विकास का परिणाम है, अधिगम विकास से स्वतंत्र है, अधिगम विकास से पूर्व होता है, अधिगम एवं विकास समानांतर चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिगम विकास से पूर्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा किसने दी? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, गोलमैन या गार्डनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोलमैन। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? तो वो है लोकतांत्रिक एवं प्रोत्साहनात्मक। अगला है, विकास की अवस्था का सही क्रम क्या है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर, प्रौढ़ या फिर बाल्य शैशव किशोर प्रौढ़ या फिर शैशव किशोर बाल्य प्रौढ़ या फिर प्रौढ़ किशोर बाल्य शैशव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शैशव, बाल्य, किशोर और प्रौढ़। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ये भी याद रखेंगे कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष है। तो क्या विशेषता है भाई? मूर्त चिंतन, प्रतिवर्ती चिंतन, अहम केंद्रिता, काल्पनिक चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्क, स्ट्रॉस, वर्नर या फिर क्रुक क्रैश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रक ने, यानी सैमुअल क्रक ने। अगला हमारा प्रश्न है, बालक के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? तो वो होता है भाषा विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कुल कितनी बुद्धियां हैं? तो वो हैं 9, यानी बाद में उन्होंने 9वीं अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में काल्पनिक श्रोता इमेजिनरी ऑडियंस की अवधारणा क्या है? बच्चे का काल्पनिक मित्र, यह विश्वास कि हर कोई उन्हें देख रहा है, नाटक मंचन की इच्छा या सामाजिक उपेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या विश्वास कि हर कोई उन्हें देख रहा है। अगला प्रश्न, बालक के शारीरिक विकास को मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है मानमितीय मापन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, संवेग शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इमोवेयर, यानी जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या हिलाना। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक योगदान होता है आनुवंशिकता का, वातावरण का, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का सम्मिलित योगदान। तो इस हिसाब से इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मनोसामाजिक संकट क्या है? तो वो होता है तन्मयता बनाम भूमि का विस्तार। अगला है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवस्था को समझने लगता है? तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास का आजीवन प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किसने दिया है? से संबंधित है? तो यह सिद्धांत संबंधित है जीवन अवधि विकास सिद्धांत से। अगला प्रश्न है,
सृजनात्मकता का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो ये संबंध है अभिसारी चिंतन से। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार का अनुशासन सर्वोत्तम है? तो वो है स्वानुशासन। अगला हमारा खंड बी है, जिसमें अधिगम शिक्षण एवं मूल्यांकन से संबंधित हम प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार तत्परता का नियम क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सीखने वाला शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार हो तो सीखना शीघ्र हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होता है वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ाना। अगला है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में स्वतः स्फूर्त पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है वो बिना किसी प्रशिक्षण के प्रतिक्रिया का पुनः प्रकट होना विलुप्ति के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम कैसे होता है? तो वो होता है समस्या के तत्वों के बीच संबंध को समझकर अचानक। अगला, गिने के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? तो वो 8 होते हैं। गिने ने अधिगम के 8 प्रकार बताएं, सिग्नल अधिगम से लेकर समस्या समाधान तक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचनावाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है पूर्व अनुभवों और नए अनुभवों के बीच अंतःक्रिया से। हमारा अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD में बच्चा किस स्तर पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है भाई किसी वयस्क या अधिक सक्षम साथी की सहायता से। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्च स्तर क्या है? तो वो होता है सृजन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक 500 MCQs वाली वीडियो जो इजी टू मॉडरेट हो और उसमें आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन भी हो जाए, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वो वीडियो जल्दी आप लोगों को दे दी जाएगी। इससे पहले जो आप लोगों की डिमांड थी कि सर 500 हार्ड MCQs वाली वीडियो, तो वो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर उसे जाकर देख सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। उसकी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दी है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग जिस भी टॉपिक पर और जिस भी टाइप्स के प्रश्न कमेंट में बताते हैं, हम उस टाइप के प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर ढंग से हो सके। और ये सारा आप कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है, जबकि बहुत लोग इस चैनल के कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। 1-2 लोगों ने तो वीडियो ही डाउनलोड करके अपलोड कर दी थी, तो एक लोगों ने तो हटा दी, मगर दूसरे चैनल को हमको कॉपीराइट देना पड़ गया। इसलिए जो भी लोग वीडियो को कॉपी करते हैं वो लोग खुद मेहनत करें और खुद कंटेंट बनाएं, ताकि बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे सकें, क्योंकि खुद कंटेंट चोरी करेंगे तो वो बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? तो वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? तो वो है बालक के संज्ञानात्मक एवं सह-संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन। अगला है, एक अच्छे परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो होता है विश्वसनीयता एवं वैधता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, सीखने की अक्षमता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? तो उस परीक्षण का नाम है नैदानिक परीक्षण, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन की वह विधि जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के कार्य को नियमित रूप से एकत्रित कर उसकी प्रगति का विश्लेषण करता है,
कहलाती है तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो वो होती है विवेदित मूल्यांकन। अगला है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो वो है उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध, यानी एसआर थ्योरी भी इसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला, रटकर सीखना से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अर्थपूर्ण अधिगम, यानी मीनिंगफुल लैंग्वेज। अगला है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था भाई? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर ने? तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के पुनः परीक्षण करने पर समान परिणाम प्राप्त होने की क्षमता क्या कहलाती है? वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सबसे पहला चरण क्या होता है? तो वो होता है उद्देश्य निर्धारण। अगला है, समय सारणी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये जो होता है वो होता है विद्यालय के कार्यों में व्यवस्था एवं संतुलन। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, शिक्षण की सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो होता है अधिगम को प्रभावी एवं रुचिकर बनाना। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, निबंधात्मक विधि, पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रोजेक्ट मेथड। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण में सूत्रात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण की कौन सी विधि दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो वो होती है बहुसंवेदी शिक्षण, यानी मल्टी सेंसरी टीचिंग। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, और ये जो फुल फॉर्म होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लें। और जिन लोगों को 100 इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स चाहिए वो लोग चैनल पर जाकर देख लें, उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो उसे भी ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना। अगला है, पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है परीक्षक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव न होना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, सीखना कैसे सीखें पर बल किसने दिया? तो ये बल दिया है ब्रूनर उनके अन्वेषणात्मक अधिगम में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे स्थायी परिणाम किस विधि से प्राप्त होता है? तो वो होता है करके सीखने से, यानी लर्निंग बाय डूइंग। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा में विविधित अनुदेशन का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है छात्रों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो उसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है इसके प्रशासन एवं अंकन की निश्चित प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पुनर्बलन सबसे प्रभावी माना जाता है? तो वो होता है अनियमित अंतराल पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? तो इसमें होता है उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि में
सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो इसका जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है समय का निर्धारण, यानी समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सह शैक्षिक गतिविधियों यानी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है आकलन यानी असेसमेंट और मापन मेजरमेंट में मुख्य क्या अंतर है? तो मापन में मात्रात्मक विवरण और आकलन में गुणात्मक निर्णय शामिल होता है, या फिर आकलन में मात्रात्मक विवरण और मापन में गुणात्मक निर्णय शामिल होता है, या दोनों शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मापन जो होता है वो मात्रात्मक विवरण और आकलन में गुणात्मक विवरण का निर्णय शामिल है। अगला हमारा प्रश्न है कक्षा में अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व है? तो वो क्या होता है? सकारात्मक मनोवैज्ञानिक वातावरण। हमारा अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है? तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त मूल्यांकन होता है वो होता है लचीला मूल्यांकन यानी फ्लेक्सिबल असेसमेंट। अगला हमारा प्रश्न है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो हमारा पार्ट है वो है दिव्यांगता विशेषज्ञता से संबंधित, जिसमें हम RPWD एक्ट 2016 नैदानिक विशेषताएं हस्तक्षेप से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है? इसका क्वेश्चन आंसर तो आप ही लोग बताएंगे क्योंकि इसको कई बार करवाया जा चुका है। जब तक आप लोग आंसर बता रहे हैं तब तक वीडियो को भी लाइक कर लें और अपने चैनल एग्जाम टिप्स को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम संशोधन के अनुसार 21 दिव्यांगताएं, इससे पहले कितनी थी भाई? तो 7 थी। अगला RPWD एक्ट 2016 के अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन सी दशा शामिल नहीं? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या फिर ऑटिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटिज्म। ऑटिज्म एक अलग श्रेणी अधिगम अक्षमता नहीं है, यानी एक अलग प्रकार की क्या है? श्रेणी है, ये अधिगम अक्षमता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण नीति सबसे प्रभावी होती है? तो बहुसंवेदी जो शिक्षण विधि होती है वो क्या होती है? सबसे प्रभावी होती है। अगला डिस्ग्राफिया की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये लिखने में कठिनाई, यानी हस्तलेखन वर्तनी विचारों का संगठन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चे को किसकी में कठिनाई होती है? तो वो होती है संख्यात्मक एवं गणितीय कौशल की, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो मुख्य विशेषता होती है वो सामाजिक संपर्क एवं संचार में कमी, दोहराव वाला व्यवहार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका मुख्य लक्षण होता है ध्यान की कमी, अति सक्रियता या आवेगशीलता। अगला हमारा प्रश्न है सेरिब्रल पॉल्सी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है मस्तिष्क की क्षति, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है बौद्धिक दिव्यांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के आकलन के लिए कौन से 2 मानदंड आवश्यक हैं? तो वो आवश्यक है बौद्धिक कार्यक्षमता की कमी एवं अनुकूली व्यवहार में कमी। हमारा अगला प्रश्न है अनुकूली व्यवहार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दैनिक जीवन के कार्यों जैसे संचार, आत्म देखभाल कौशल को करने की क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो जहाँ तक संभव हो उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल मंत्र क्या है? तो इसका जो मूल मंत्र होता है वो सभी बच्चों को साथ खेल सीखते हैं,
चाहे उनकी क्षमताएं या अक्षमताएं कुछ भी हों। अगला है आईईपी में निम्नलिखित में से कौन क्या शामिल नहीं होता है, तो बच्चे के परिवार की आय शामिल नहीं होता है। अगला, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण कौन सा है, तो इस परीक्षण का नाम है बुद्धि परीक्षण, प्रायः 130 से अधिक IQ। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के मूल्यांकन में स्क्रीनिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है उन बच्चों की पहचान करना जिन्हें विस्तृत मूल्यांकन की आवश्यकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विभेदक निदान का अर्थ क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है समान लक्षणों वाली विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर करना, जैसे ADHD और एंग्जाइटी में अंतर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्ली इंटरवेंशन का सबसे उपयुक्त समय क्या है, तो इसका जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो जन्म से 6 वर्ष की आयु का होता है, इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या समस्या होती है, तो इसमें जो समस्या होती है वो मांसपेशियां कमज़ोर होकर क्षय होने लगती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार दृष्टिबाधिता यानी विजुअल एम्पेयरमेंट की परिभाषा में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है निम्न दृष्टिदोष एवं पूर्ण अंधता, यानी लो विजन और ब्लाइंडनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए कौन सी सहायक तकनीक सबसे उपयुक्त होती है, तो वो होती है श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट। तो आप लोगों को आज वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही और सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।